बेटा सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक। ठीक है बेटा? यस सर। अब केमिकल काइनेटिक होती क्या है तो मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को बताया कि रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, क्रिया विधि एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है? तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। तो क्या परिभाषा बताइए आपको कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, क्रिया विधि एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर होगा बेटा? यस सर। उसके बाद में आप लोगों को मैंने क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट सुनना हल्का सा। काइनेटिक क्या है? तो काइनेटिक्स का मतलब बताया था बल गतिकी। क्या बताया था? बल गतिकी। तो बल गतिकी जो शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? काइनेसिस। ठीक है? और काइनेसिस का मतलब है गति। बेटा गार्जियन को एक बार निवेदन कर लो, कोई बात नहीं, फिर बात कर लेंगे। और काइनेसिस का मतलब होता है बेटा गति। क्या होता है? गति। उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया, एक है बेटा ऊष्मा गतिकी, जो कि 11th क्लास का टॉपिक होता है। और एक है अपने पास में सेकंड आप जो पढ़ रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी। क्या बताया मैंने? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है? तो जो ऊष्मा गतिकी है ये क्या बताता है? ऊष्मा गतिकी ये कहता है किसी भी अभिक्रिया के होने या न होने के बारे में बताती है। क्लियर? यस सर। कि वो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। लेकिन जो रासायनिक बल गतिकी है वो क्या बताती है? उस अभिक्रिया की, इसके बारे में बताती है, अभिक्रिया की गति के बारे में। गति के बारे में। यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, उसके बाद में बेटा आप लोगों को मैंने बताया नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। क्या बताया? अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। लाइए, तो अगला पॉइंट था आपका अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। ठीक है भाई? यस सर। अब इस अभिक्रियाओं के वर्गीकरण में क्या बताया, किसी भी अभिक्रिया की पूर्णता में या किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। तो किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले
लगने वाले क्या भैया? समय। समय। तो किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय के आधार पर इन अभिक्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भाग। एक अभिक्रिया कहलाती है बेटा अपने पास में मंद अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया कहलाएगी तीव्र अभिक्रिया, और तीसरी वाली इन दोनों के बीच की बोले तो मध्यवर्ती अभिक्रिया या मध्यवर्ती वेग वाली अभिक्रिया। राइट? यस सर। अच्छा, तो ये बेटा जो अभिक्रियाओं का जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर वर्गीकरण किया है? समय के आधार पर। समय के आधार पर। कितने भागों में वर्गीकरण किया है? 3 भाग। 3 भागों में। पहला कौन सा है? मंद अभिक्रिया। मंद का मतलब है वो अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी, बहुत देर में पूरी होगी। बहुत देर में। बहुत देर का मतलब है क्या तो कई दिनों में होगी, कई दिनों में, या कई महीनों में होगी, या कई सालों में होगी। तो ये कहते हैं कई दिनों में, कई महीनों में, कई सालों में, या लंबे समय के बाद वो अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में मैंने आप लोगों को बताया था लोहे पे क्या लगना? जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगना कैसी अभिक्रिया का उदाहरण कहलाता है? मंद अभिक्रिया। उसी के साथ मैंने बताया था कि H2 और O2 को आपस में कंबाइंड करके और जल बनाना चाहिए, लेकिन बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अगर H2 और O2 अभिक्रिया करके जल बनाना चाहेंगे तो ये अभिक्रिया भी काफी समय बाद होती है। तो ये अभिक्रिया किसका प्रकार हो जाएगी बेटा? मंद अभिक्रिया। अच्छा, अब सेकंड वर्गीकरण कौन सा बताया था? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब है इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए सेकंड के भी कुछ भाग में, सेकंड के भी कुछ अंश में या भाग में, कहने का 1 सेकंड से भी कम समय में अगर अभिक्रिया हो जाती है तो वो अभिक्रियाएं तुरंत प्रभाव से संपन्न होती है, तो क्या कहलाएगी? तीव्र अभिक्रिया। इस तीव्र अभिक्रिया में मैंने आप लोगों को उदाहरण बताए थे। कौन से अभिक्रिया? उदासीनीकरण में आयनिक अभिक्रिया। वेरी उदासीनीकरण अभिक्रिया और जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें समय बहुत ही कम लगता है अभिक्रिया होने के दौरान, इसलिए समय के आधार पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया के बाद तीसरा वर्गीकरण कौन सा था बेटा? मध्यवर्ती वेग वाली अभिक्रिया। अच्छा, तो अगर मध्यवर्ती की अपन बात करते हैं तो देखो ये तो कई दिनों में, कई महीनों में, कई सालों में, और ये सेकंड से कम समय लगा। अब इसके बीच में क्या है बताओ? तो सेकंड से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं कहूंगा कुछ सेकंड मान लूं। यस सर। तो अगर ये अभिक्रिया कुछ सेकंड में फिनिश होती है, या सेकंड वेग के बाद में बोल दिया मैंने कुछ मिनटों में संपन्न होती है, या अपने पास में कुछ घंटों में संपन्न होती है, और घंटों के बाद आएगा दिन, दिन तो ऊपर हो चुका। यस सर। इसका मतलब है कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, कुछ घंटों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे अभिक्रिया बोली जाएगी? मध्यवर्ती। कैसे बोली जाएगी बेटा? मध्यवर्ती। जैसे कि एग्जाम्पल बताया अभी आपका जो H2O2 था, क्या था बेटा?
H2O2. तो H2 और O2 है, उससे जल बनाना है, लेकिन अगर किसकी उपस्थिति में बनाया जाए उत्प्रेरण की उपस्थिति में तो ये किस अभिक्रिया का प्रकार बन जाती है? मध्यवर्ती वेग वाली अभिक्रिया। उसी के साथ में आप लोगों को मैंने बताया था डाईएजो मैथेन का विघटन, ये भी एक मध्यवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी के साथ में एस्टर का उत्प्रेरकीय जल अपघटन, ये भी आपके पास में कैसी है? मध्यवर्ती है। हो गए बेटा? या स्टार्च का जल अपघटन भी एक मध्यवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां तक समझ गए? यस सर। अब मैं बेटा ब्रैकेट में कुछ वर्ड लिख रहा हूं, बहुत ही सुंदर, उसको समझने का प्रयास करना सभी बच्चे, ठीक है ना? देखो मैंने यहां पर लिख दिया इस ब्लू कलर के बीच में, ठीक है? अच्छा, तो जो रासायनिक बल गतिकी है उसमें अध्ययन के लिए कौन सी अभिक्रिया काम में लेते हैं? तो रासायनिक बल गतिकी, ठीक है? तो रासायनिक बल गतिकी में अध्ययन के लिए कौन सी अभिक्रियाओं को काम में लिया जाता है? मध्यवर्ती वेग वाली अभिक्रिया। बिल्कुल, मध्यवर्ती वेग वाली अभिक्रिया को। तो यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बुढ़े एक बार वापस से मेरे को ये बता दीजिए कि अपने पास इस रासायनिक बल गतिकी में किसका अध्ययन किया जाएगा? अभिक्रिया वेग का, क्रिया विधि। रुक जाओ, पहला पॉइंट बहुत है अभिक्रिया वेग का, यहां तक ठीक है? यस सर। अब अगला पॉइंट आता है बेटा आपका अभिक्रिया वेग। क्या पॉइंट आया? अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोल दिया? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है वो सुनने का प्रयास करो। लो, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि इकाई समय में, क्या बोल दिया बेटा? इकाई समय में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में। वापस बोलो पूरा। इकाई समय में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में। तो ये बेटा मैंने लिख दिया सांद्रता बटे समय। तो इस सांद्रता बटे समय को ही क्या बोलोगे? अभिक्रिया का वेग। तो मैंने परिभाषा अभी आपको सिंपल सी लिखवाई, क्या कि इकाई समय में क्रिया कारक, ठीक है, या उत्पाद की किसमें बेटा? सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, को अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये बताइए बेटा अभिक्रिया वेग का सूत्र क्या निकल के आया? सांद्रता बटे। अच्छा, अब उसी के साथ अभिक्रिया वेग को एक वेग और बोला गया है, औसत वेग। कौन सा वेग? औसत वेग। औसत का मतलब होता है बेटा एवरेज निकालना। क्या निकालना? एवरेज।
तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है औसत वेग। ठीक है, यस सर। तो आप लिखोगे आर, आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ए बी का मतलब है कौन सा वाला, औसत वाला। ठीक है, यस। अब ये बताओ बेटा, अपने पास में इस औसत वेग में आपने बताया क्या सर, अभिक्रिया वेग का मतलब क्या बटे क्या, सांद्रता फंक्शन। अच्छा तो इसमें भी यही आएगा। तो बेटा इसमें क्या लिखा सुनो मैंने, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है बेटा परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन। लेकिन किस में परिवर्तन गुड़िया, सांद्रता। सांद्रता में। सी का मतलब क्या हो गया, सांद्रता। सांद्रता। लेकिन कौन सी सांद्रता में, बहुत अच्छी बात है ये। तो बेटा मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, लगा दिया। यस सर। तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब है मोलर सांद्रता में। कौन सी सांद्रता में बेटा, मोलर सांद्रता में। मोलर सांद्रता में, मोल पर लीटर या मोलरता में। ठीक है, यस सर। अब ये बताओ कि मोलर सांद्रता में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन किसके साथ होगा, समय। लोअर ले तो अपोन में डेल्टा टी, समझ गए। यस सर। तो समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन हो गया। यस सर। लेकिन ये बताओ बेटा, अपने पास यहां पर अभिक्रिया में दो पदार्थ है, एक क्रिया कारक और एक उत्पाद। तो बताओ किसकी सांद्रता तो बढ़ती है और किसकी सांद्रता घटती है, समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता में तो क्या आएगी, कमी। कमी। उस कमी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस से। लेकिन जैसे उत्पाद जो है वो बढ़ता है, उत्पाद को किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, प्लस डेल्टा से। प्लस से। तो ये आपका कहलाया एवरेज या औसत वेग, समझ गए। यस सर। तो ये बताइए कि यहां पर माइनस का मतलब क्या बताया, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी। और प्लस का मतलब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलें। यस सर। मान लिया जाए बेटा, मैंने लिखा कि ये कोई भी क्रिया कारक है, रिएक्टेंट है, वो क्रिया करेगा और किस में बदलेगा, यस सर। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में। क्लियर हो गया। यस सर। अब बेटा मेरे को इस रिएक्टेंट को अभिक्रिया वेग के पदों में लिखना है। तो देखो मैंने लिखा औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा परिवर्तन। किस में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में। अब मान लीजिए मैं पहले किसकी मोलर सांद्रता में निकालना चाहूं, क्रिया कारक की। तो बताओ किसकी सांद्रता में परिवर्तन कर दूं ऊपर, क्रिया कारक की। अब इस क्रिया कारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो किसके साथ होता है बेटा, समय के साथ। हो गया। लेकिन ये बताइए क्रिया कारक की सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसमें इस सांद्रता में वृद्धि होती है या कमी होती है, कमी। कमी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नो सर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला क्रिया कारक के लिए, उत्पाद के लिए, क्रिया कारक के लिए। अच्छा। अब बेटा मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, एवरेज
वेलोसिटी या वेग या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये लिया मैंने किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले ये बताओ, डेल्टा का मतलब है चेंज या परिवर्तन, ठीक है? यस सर। बेटा किस में, अब ये परिवर्तन किस में होगा? प्रोडक्ट नहीं, किस प्रोडक्ट की किस में? मोलर सांद्रता में। ब्रैकेट का मतलब क्या बताया? मोलर। अब ये मोलर सांद्रता मैंने किसके ले ली? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट की। अब इस मोलर सांद्रता में जो चेंज होगा उसके दौरान क्या लगेगा? समय। तो समय के साथ में इस मोलर सांद्रता में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये मोलर सांद्रता क्रिया कारक की या उत्पाद की? उत्पाद। तो उत्पाद के लिए माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? प्लस। यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ये टॉपिक बेटा बार बार काम आएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसी के साथ में बेटा यहां वर्ड आया RAV। RAV का मतलब कौन सा वेग? एवरेज वेग, औसत वेग। हो गया? यस सर। अच्छा, उसी के साथ और आगे चलता हूं। फिर आपके पास में दो सिंबल थे। एक सिंबल आपका है नेगेटिव, राइट? यस सर। और एक सिंबल आपका पॉजिटिव है। दो चिन्ह है कि नहीं है? यस सर। नेगेटिव का मतलब क्रिया कारक के लिए है, उत्पाद के लिए? क्रिया कारक के लिए। तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं क्रिया कारक। और उस क्रिया कारक की किस में कमी बता रहा है? सांद्रता में। सांद्रता में कमी। हो गया? यस सर। और पॉजिटिव का मतलब है किसकी सांद्रता में कमी या वृद्धि? उत्पाद की सांद्रता में। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और बेटा मैंने ये बताया था डेल्टा का मतलब क्या बताया था? परिवर्तन। परिवर्तन बताया था। और बड़े ब्रैकेट का निशान का मतलब है क्या बताया है? मोलर सांद्रता। ठीक है। उस मोलर सांद्रता से पहले अब ये बताओ अपने पास में R का मतलब कौन है? क्रिया कारक। और P का मतलब? उत्पाद। उत्पाद। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ये आप लोगों को मैंने बताया एवरेज या औसत वेग के बारे में और अभिक्रिया वेग के बारे में। क्लियर हो गया बिल्कुल? यस सर। अब नेक्स्ट आगे चलें। यस सर। अब बेटा इस अभिक्रिया वेग है, यहां से वापस से आप देखिए, अभिक्रिया वेग है, उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला काम में लिया था? सांद्रता अपॉन समय। अब मैं इस अभिक्रिया वेग का क्या निकाल रहा हूं? मात्रक। क्या निकालूंगा? मात्रक। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका अभिक्रिया वेग का मात्रक। अभिक्रिया वेग का मात्रक। और मेरे हिसाब से स्पीड बहुत धीरे धीरे है, आप नोट कर सकते थे। अब बात आती है सर अभिक्रिया वेग है उसका मात्रक क्या है? तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू क्या बताया गया था? सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, राइट? यस। तो ये बताओ बेटा सांद्रता का मतलब है कौन सी सांद्रता थी वहां पर? मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता। बटे में क्या बेटा? समय। मोलर सांद्रता का मतलब है मोल लीटर
मीटर इनवर्स, राइट। Yes, sir. अपोन में समय का मतलब क्या बेटा? Second. सेकेंड। तो ये बताइए कि अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या निकल के आया? More little inverse second. यहां तक क्लियर हो गया? More little inverse second. Yes, sir. ठीक है। अगर मान लिया जाए जो अभिक्रियाएं हैं, क्या बोल दिया बेटा? जो अभिक्रिया है वो किस अवस्था में पाई गई? गैसीय अवस्था में। तो अगर आपके पास में गैसीय अभिक्रिया है तो इन बोले तो किन की? गैसों की क्या सांद्रता। तो गैसों की सांद्रता को मोलर सांद्रता के पदों में न लिखकर किसके रूप में काम में लिया जाएगा बेटा? आंशिक दाब। आंशिक दाब के रूप में। क्लियर हो गया? यस सर। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग है, उसका जो मात्रक है वो तो सांद्रता बटे समय आएगा या दाब बटे समय आएगा? दाब बटे समय आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब दाब का मैंने लिख दिया एटमॉस्फेयर, लिख दिया। यस सर। और अपोन समय को जब ऊपर ले गए तो सेकंड। तो ये बताओ, ये अभिक्रिया का जो वेग है वो मात्रक किसकी अभिक्रियाओं के लिए है? कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो ये पॉइंट यहां क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आगे चलें? यस सर। अच्छा, अब बेटा एक बात और आती है कि जो औसत वेग है, अभी आप कौन सा वेग पढ़ रहे थे? औसत वेग। जो औसत वेग है, औसत वेग, ठीक है, यस सर। किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। ऐसा क्यों? ये प्रश्न आया कि औसत वेग को किसी क्षण विशेष के लिए अगर काम में लेना चाहें तो ले सकते हो क्या? जैसे मान लिया जाए अंतिम मेरे पास पढ़ने के लिए आई और मैंने कहा मैं तो टेस्ट लेके देखूंगा, जैसे स्कूलों में होता ना सब, हम क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे फिर एडमिशन करेंगे, राइट? यस सर। तो बेटा जब स्कूल में गए किसी में, अगर वो ये कहता है टेस्ट लेंगे, तो बताओ आपका कौन सा वेग है? ताक्षणिक है या औसत है? वो एक विशेष क्षण पर लिया गया एग्जाम है जिसमें कोई भी संस्था ये प्रॉपर नहीं पहचान पाएगी कि बच्चे की रियल क्वालिटी क्या है, क्योंकि एक विशेष समय पर, अल्प समय पर आपका टेस्ट लिया और आपका टेस्ट लेने के बाद में कोई भी नहीं बता सकता कि लेवल क्या है। हाँ, स्कूल में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड, थर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली पूरे एग्जाम होते हैं, तब टीचर के माइंड में एक रील जाती है कि ये बच्चा किस कैटेगरी का है, मतलब होशियार है या अपने पास में डफोल है। वो कैसे निकाला? वो एवरेज किया है, राइट? यस। तो औसत वेग को किसी क्षण विशेष पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न यदि आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि उस समय अंतराल के लिए इसकी जो गणना की गई है वो अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है बेटा? कहने का मतलब एक क्षण विशेष के लिए सांद्रता में समय के साथ ना के बराबर परिवर्तन पाया जाता है, इसीलिए आप उसका औसत वेग नहीं निकाल सकते। कब नहीं निकाल सकते? एक क्षण विशेष पर। समझ गए? यस। तो एक क्षण पर औसत वेग क्यों नहीं निकाल पाए? क्यों? क्योंकि सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपका
ताक्षणिक वेग है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ पाएंगे। क्लियर हो गए यहां तक पॉइंट? यस सर। अच्छा